अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज आपकी रिक्वेस्टेड कुछ फ्रेजेस हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है मुझसे फ्रेजेस आउट ऑफ लेजी वे, एज अंडर, एज फॉलोज, ब्रेक डाउन, एज येट। मैं लिस्ट बनाती रहती हूँ जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती हैं, तो फिर उन सबको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेसन्स जो है वो आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक बनाती जाऊँ। ठीक है, तो आज के लेसन में ये तमाम फ्रेजेस, इसके अलावा भी हैं मजीद फ्रेजेस। इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इनका क्या मतलब है, इनको कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहली फ्रेज है आउट ऑफ। आउट ऑफ हम यूज करते हैं तीन मीनिंग में। ठीक है, जहन में रखिएगा। आउट ऑफ के तीन डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जैसे कि पहला मतलब है अ पोजीशन आउटसाइड समथिंग, किसी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, उसके लिए भी आउट ऑफ यूज होता है। एक है अ लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना, उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। अ कॉज और रीजन, किसी चीज की वजह होना। ठीक है, उसके लिए भी आउट ऑफ इस्तेमाल होता है। इन तीनों मीनिंग्स में हम जो है इसके सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे पहला मीनिंग है द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर। कैट ने बॉक्स से बाहर जो है वो जंप लगाई, किसी चीज से बाहर होना। जैसे कहते हैं ना, गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकल जाओ। तो आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर जाना, किसी चीज से बाहर निकलना। ठीक है, इसी तरह से जैसे है लैक ऑफ समथिंग, सेकंड मीनिंग जो है उस मीनिंग में देखते हैं सेंटेंस। आई एम आउट ऑफ शुगर सो आई कैन मेक टी। मतलब मेरे पास चीनी नहीं है। लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज का ना होना, खत्म होना। आई एम आउट ऑफ शुगर, मेरे पास चीनी नहीं है। आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब पैसों की कमी है। किसी भी चीज की कमी होना जो होता है ना, उसको हम आउट ऑफ कहते हैं। आई एम आउट ऑफ मनी, आई एम आउट ऑफ टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज की कमी, तो आउट ऑफ वहां पर भी उस मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं इसका तीसरा मीनिंग, जिसको हम कहते हैं अ कॉज और रीजन, मतलब वजह होना। शी डिड इट आउट ऑफ काइंडनेस, मतलब उसने अपनी काइंडनेस की वजह से, क्योंकि इंसान होते हैं जो लोग काइंड होते हैं, रहम दिल होते हैं। ठीक है, तो उसने अपनी काइंडनेस या अपनी रहम दिली की वजह से ये किया। जैसे ही सेड दैट आउट ऑफ एंगर, उसने गुस्से में ये कह दिया। अब आप कह रहे हैं आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ काइंडनेस, आउट ऑफ एंक्शियस। ठीक है, मतलब किसी चीज की बेताबी होना, कोई भी काम करना और फिर बताना कि उसकी क्या वजह है, क्या रीजन है उसके पीछे, किस चीज ने इस काम को कॉज किया। ठीक है, वो काइंडनेस ने किया, वो एंगर ने किया, वो बेताबी ने किया। वहां पर हम आउट ऑफ करके तो फिर सेंटेंस को बनाते हैं, तो हम उसका रीजन बता रहे होते हैं। तो ये तीन मीनिंग होते हैं जिसमें हम आउट ऑफ को इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जाते हैं, वो है लेजी वे। लेजी वे इस्तेमाल होता है जब हमने कहना होता है कि कोई काम किसी इंसान ने बहुत ही एफर्टलेस अंदाज में किया, या उसमें जो मेहनत है वो बहुत थोड़ी सी लगाई। मतलब हल्की सी मेहनत से ना वो इंसान ने काम कर दिया। जैसे लेजी से ही जो है वो आपको समझ में आ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं, उर्दू में ट्रांसलेशन करूं तो सुस्त रवि से आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आसान तरीके से। इस तरह से इसको कह सकते हैं। मतलब लेजी से समझ लीजिए कि जब इंसान की ज्यादा मेहनत किसी काम को करने में ना दिल कर रहा हो लगाने में। ठीक है, तो फिर इंसान थोड़ा सुस्ती से, लेजी तरीके से, आसान तरीके से जो है वो उसको कर ले, तो उसको लेजी वे कहते हैं। सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, जैसे ही ऑर्डर टेक आउट एज द लेजी वे टू अवॉइड कुकिंग। क्या हुआ, अब कुकिंग कौन करे, अब नहीं दिल कर रहा पकाने को, तो आप क्या करते हैं, बाहर से कुछ खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो यू ऑर्डर टेक आउट। ठीक है, आपने टेक आउट कोई ऑर्डर कर लिया कि चलो आज बाहर से मंगवा के खा लेते हैं, खाना पकाने को दिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर किया है, टेक आउट किया, क्या है, दिस इज योर लेजी वे। ठीक, आपका मतलब सुस्ती थी आपको, कि कोई काम आपने किया सुस्त रवि से। मतलब अब मैं इसको उर्दू में किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसमें फिट नहीं हो रही है। तो आप जुमले की सेंस को समझिए, क्योंकि कोई काम चूंकि करने को, मेहनत करने को दिल नहीं कर रहा है, तो आपने उसका कोई इजी सोल्यूशन निकाल लिया, तो वो आपका लेजी वे है। जैसे कि शी डिड इट द लेजी वे बाय कॉपिंग आंसर्स। क्या किया उसने, कोई असाइनमेंट कर रही है या कोई भी काम वो कर रही है, अब खुद से मेहनत करने के बजाय उसने क्या किया, उसने जस्ट कॉपी कर लिया किसी दूसरे की असाइनमेंट से, या कहीं भी ऑनलाइन उसने कुछ ढूंढा डॉक्यूमेंट, वहां से उसने बस आंसर्स जो है वो कॉपी कर लिए, खुद से सोच कर नहीं लिखे। ठीक, तो ये उसने लेजी वे किया है काम। अच्छा जी, जैसे ये है कि टेकिंग द एलिवेटर इज द लेजी वे टू गो अप।
आप किसी बिल्डिंग में स्टेयर्स भी हैं, एलिवेटर भी है, तो एलिवेटर क्या है, आप वो लेजी वे है ऊपर जाने का, स्टेयर्स पे जरा इंसान की मेहनत लगती है जाने में, ठीक है, एक एफर्ट लगती है, ठीक है। तो उसमें इजी क्या है, लेजी वे क्या है, इजी वे हम कहेंगे आसान तरीका, लेजी वे कहेंगे सुस्ती वाला तरीका, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है एज अंडर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, दो उन्होंने मेरे से पूछी थी, एज फॉलोज एंड एज अंडर। दोनों एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होती है, एज फॉलोज को मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं साथ साथ अब एक्सप्लेन करती हूँ। एज अंडर जो है ना, एक्चुअली एज फॉलोज एंड एज अंडर, ये दोनों जो है फ्रेजेस ये इस्तेमाल होती हैं जब आपने बतानी होती है कोई लिस्ट, मतलब इस काम को ऐसे कीजिए, और उसके नीचे जो है फिर वो तरीकों के स्टेप्स बताए गए होते हैं, लिस्ट पूरी होती है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, जो भी है। ये दोनों इस्तेमाल तो होती है किसी लिस्ट के लिए। फर्क क्या है दोनों में, एज अंडर जो है ना ये फॉर्मल है, ठीक। और ये राइटिंग में ऑफिशियल जो राइटिंग्स होती है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि जैसे लीगल राइटिंग्स होती है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, या बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब किसी चीज की लिस्ट बतानी होती है तो वहां पर एज अंडर यूज होता है। तो जहन में रखिए कि ये फॉर्मल है, और फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल होता है, जिसको हम ऑफिशियल राइटिंग कह सकते हैं, जैसे लीगल राइटिंग होती है, टेक्निकल राइटिंग होती है, बिजनेस राइटिंग होती है, ठीक है, उसमें ये इस्तेमाल होता है। जैसे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे ये है, द इंस्ट्रक्शंस फॉर द असाइनमेंट आर एज अंडर। आपको असाइनमेंट मिली है आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से, और उस डॉक्यूमेंट में अब जो भी असाइनमेंट का आपको मिला है डॉक्यूमेंट, जिसमें जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी असाइनमेंट अटेम्प्ट करनी है, उसमें लिखा हुआ ऊपर लाइन लिखी हुई है उस डॉक्यूमेंट में कि ये जो आपकी असाइनमेंट है इसकी इंस्ट्रक्शंस, इसकी हदायत जो है ना वो मंदरजा झैल, उर्दू में हम इसको मंदरजा झैल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, मंदरजा झैल है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, 1 2 3, या जो भी बुलेट्स पॉइंट्स के थ्रू जो ना 4 5 6 जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है, कि कंप्लीट द इंट्रोडक्शन सेक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसके डिटेल एनालिसिस लिखिए, फिर इस डेट को सबमिट कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर वो कीजिए, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जब लिखी हुई होती है, ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है ना, तो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एज अंडर लिखा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल है। अब आ जाते हैं, हम समझ लेते हैं एज फॉलोज को। एज फॉलोज जो है ये फॉर्मल में भी इस्तेमाल हो जाता है, और ये इनफॉर्मल जो राइटिंग होती है, जो नॉर्मल किसी जगह पर लिखा हुआ, आप किसी ऑफिस में गए वहां पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, कोई बोर्ड लगा हुआ है, मतलब जो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, जो फॉर्मल नहीं होता है, वो कोई कुछ ज्यादा, कोई आपको पंफलेट मिला है किसी कंपनी का कोई इश्तिहार वगैरह, उस पे लिखा हुआ होता है, इतनी फॉर्मल ज्यादा राइटिंग नहीं होती है, ठीक है। वहां पर एज फॉलोज लिखा हुआ होता है, और एज फॉलोज जो है ना वो जरूरी नहीं होता है कि स्टेप्स बता रहे हो, मतलब स्टेप्स के लिए, मतलब ये दोनों जगह पर इस्तेमाल हो जाता है, एज फॉलोज चाहे ये फॉर्मल में भी इस्तेमाल हो जाता है, ये इनफॉर्मल में भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ये इनफॉर्मल में एज फॉलोज को इस्तेमाल किया जाता है, और फॉर्मल में हम एज अंडर इस्तेमाल करते हैं। और एज फॉलोज में एक मीनिंग होता है कि जिसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन ऊपर बताई गई ना, नीचे जो लिस्ट दी जा रही है उस पे एक्चुअली उस इन्फॉर्मेशन को मजीद क्लैरिफाई किया जा रहा होता है, ठीक है, इसके ये सेंस बन रही होती है ज्यादातर, ठीक है। ये दो फर्क है दोनों में, एज अंडर और एज फॉलोज में। अब जैसे कि मैं आपको वही दे देती हूँ, एक और एग्जांपल, जैसे द स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। अब ऑफिस में आपको एक मतलब प्रोजेक्ट मिला है, अब उसके स्टेप्स आपके बॉस ने आपको बताने हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को ना इन इन स्टेप्स के थ्रू कीजिएगा। अब ये कोई बहुत फॉर्मल किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा सेमी फॉर्मल है, तो वहां पर एज फॉलोज जो है वो इस्तेमाल, और फिर क्या है कि उन स्टेप्स की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है इसमें, ठीक है, तो वहां पर एज फॉलोज इस्तेमाल हो जाता है। एज अंडर भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एज अंडर को जहन में रखें कि वो ज्यादातर फॉर्मल के लिए इस्तेमाल है, और वो जो लीगल राइटिंग्स, जो फॉर्मल किस्म के बड़े फॉर्मल किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर एज अंडर इस्तेमाल होता है। एज फॉलोज ज्यादातर नॉर्मली इस्तेमाल होता है, ठीक है।
रिसर्च द टॉपिक, टॉपिक को रिसर्च कीजिए, आउटलाइन बनाइए, ड्राफ्ट कीजिए अपनी फाइनल रिपोर्ट, इस तरह की चीजें जो होती हैं वहां पर एज फॉलोज इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा एज अंडर और एज फॉलोज का। अब आ जाते हैं, मेरे से किसी ने पूछा ब्रेक डाउन का मतलब बता दें। ब्रेक डाउन जो है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन काम से रिलेटेड जो होता है ना, ये भी मतलब बिजनेस वगैरह जो आपकी ऑफिस वगैरह जो होते हैं वहां पर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कम्युनिकेशन में भी ब्रेक डाउन इस्तेमाल होता है कि लेट मी ब्रेक डाउन दिस, मतलब मैं आपको इसको छोटी चीजों में तकसीम करके एक्सप्लेन करता हूँ। जब किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है वहां पर भी ब्रेक डाउन जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। मतलब किसी बड़ी बात को छोटे हिस्सों में तकसीम करके किसी को समझाने को भी ब्रेक डाउन कहते हैं। जैसे ये देखें, सेंटेंस क्या है, वी नीड टू ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर टास्क्स। एक बड़ा काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है, अब उसको एक साथ करना मुश्किल होगा तो क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे कामों में तकसीम कर दिया जाए। तो उस छोटे छोटे कामों में तकसीम करने को क्या कहेंगे हम, ब्रेक डाउन करना उसको। इसी तरह से द टीचर विल ब्रेक डाउन द लेसन इनटू स्टेप्स। कोई कॉम्प्लिकेटेड लेसन है, नहीं बच्चों को समझ में आएगा, अगर एकदम से टीचर समझाएगी तो टीचर फिर क्या करेगी, उसको लेसन को उसको छोटे छोटे लेसन्स में तकसीम करेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी। पहले एक टॉपिक को समझाएगी, उसके फिर एक और सेक्शन को, फिर एक और सेक्शन को, ताकि वो जो बिगर कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट्स को इजीली आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करना कहते हैं। किसी भी चीज को छोटे हिस्सों में तकसीम करने को समझ लीजिए कि हम ब्रेक डाउन करना कहते हैं। अब एक और है एज येट। एज येट, येट पे मैंने इस तरह की बहुत सी फ्रेजेस आपको समझाई, फिर भी आप लोग मेरे से पूछते रहते हो। अच्छा, एज येट हम जब यूज करते हैं जब ये कहना होता है कि अभी तक नहीं हुआ। एज येट जो है ना वो इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि कोई चीज जो है वो अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, या अभी तक हो गई है, मतलब ज्यादातर ये नेगेटिव में ही इस्तेमाल, मैंने अभी तक नेगेटिव में ही इसको देखा है, सुना है, पढ़ा है। पॉजिटिव में तो मेरी नजर से नहीं गुजरा है। मतलब कोई काम अभी तक नहीं हुआ है तो वहां पर हम एज येट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी हैज नॉट रिप्लाई टू माई मैसेज एज येट, उसने अभी तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो एज येट वहां पर, एज येट का मतलब अभी तक। ठीक है, जैसे कि एज येट देयर आर नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि अभी तक तो बेहतरी के किसी किस्म के कोई आसार नहीं है। ठीक, तो एज येट का मतलब है कि अभी तक, और ये ज्यादातर नेगेटिव में ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, आगे है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन जो है ना, ये बिजनेस से रिलेटेड जो है वो फ्रेज है। ठीक, ब्रेक इवन किसको कहते हैं, ये प्योरली हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, वहां पे सेंस में इस्तेमाल होता है। किसी ने पूछ लिया तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि जितना पैसा एक बिजनेस में लगाया गया है, अगर उतना ही पैसा उस बिजनेस से कमा लिया गया है तो वो ब्रेक इवन है। मतलब ना तो बिजनेस में लॉस हुआ और ना प्रॉफिट हुआ, तो वो बिजनेस ब्रेक इवन पे है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी इंसान ने अपना कोई काम, छोटा सा कोई कारोबार शुरू किया और उसमें उसने 1 लाख रुपया लगाया, उसने इन्वेस्ट किया उसके अंदर। ठीक, अब वो काम जब हो गया, मतलब चला वो बिजनेस, अब वो जितना 1 लाख उसने उस बिजनेस में लगाया और 1 लाख ही उस बिजनेस से कमा लिया, तो ये ब्रेक इवन है, वो अब ब्रेक इवन पे है। ठीक है, उससे ज्यादा जब वो कमाएगा तो वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और खुदा ना खास्ते किसी इंसान ने 1 लाख लगाया एक बिजनेस के ऊपर, लेकिन कमाया उसने 50,000, 40,000 या 60,000, मतलब लाख से कम कमाया, तो वो लॉस में चला गया। लेकिन जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही अगर कमा लिया तो उसको ब्रेक इवन कहते हैं। ये प्योरली बिजनेस रिलेटेड टर्म है। ठीक, जैसे कि द कंपनी होप्स टू ब्रेक इवन बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब एक कंपनी स्टार्ट हुई है, उसने सपोज 1, 2, 3 करोड़ जितने भी उसने लगाए हैं उस कंपनी में, अब वो कंपनी जो है वो जाहिर है उसकी सेल स्टार्ट हो गई है जो भी है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल तक जितना हमने इस कंपनी ने जितना भी इन्वेस्ट किया है उतने तक कमा लेंगे। लेट्स सपोज 5 करोड़ थे, तो वो एक्सपेक्ट करें कि अगले साल तक हम 5 करोड़ जो है वो अर्न कर लेंगे, तो ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, मतलब जितना इन्वेस्ट हुआ है उतना हम कमा लेंगे अगले साल तक। ठीक, इसी तरह से शी कैलकुलेटेड हाउ टू ब्रेक इवन ऑन हर इन्वेस्टमेंट, उसने कोई इन्वेस्टमेंट की किसी जगह पर, अब वो कैलकुलेट कर रही है कि वो ब्रेक इवन तक कैसे आएगी, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने की है उतना अर्न कैसे करेगी, इस चीज को कैलकुलेट वो कर रही है। आई होप के क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी कीप इन। कीप इन को हम कहते हैं, अच्छा कीप इन जो है ना, इसका थोड़ा सा मीनिंग जो है ना वो ट्रिकी, शायद इसीलिए पूछा आप लोगों ने। कीप इन जो है, इसको जो कीप इन के बाद में आने वाला वर्ड है ना,
उसके हिसाब से इसका मीनिंग बनता है। जब भी हम कीप इन फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं, जो कीप इन के बाद हम जिस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंगली हमने कीप इन को जो है वो इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। इसको जब आप उर्दू में कहो तो रखना या रहना, इस सेंस में इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स में आपको समझाती हूँ मैं, जैसे कि प्लीज कीप इन टच विद मी। अब यहाँ पे टच वर्ड है, कीप इन के बाद आया। अब कीप टच के हिसाब से हम कीप इन को जो है ना वो उसका मीनिंग बनाएंगे, जैसे कि टच में रहना। ठीक है। अब ये रहना का मीनिंग में मेरे साथ टच में रहना, कीप इन रहना रखना, इस सेंस में जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो कि टच है तो टच से हम कहेंगे कि इस टच में रहना मतलब कांटेक्ट में रहना। ठीक है। उस मेरे साथ टच में रहना, इस सेंस में इसका मीनिंग बन रहा है। जैसे कि कीप इन माइंड द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कीप इन के बाद क्या वर्ड आया, माइंड। तो दिमाग में इस बात को रखना। ठीक है। अब इस सेंस में इसका मीनिंग आएगा। ठीक। कि जो जो भी गेम के रूल्स है ना, इसको दिमाग में रखना, कोई रूल तोड़ ना देना। ठीक है। तो अपने दिमाग में रखना, वही मैं कह रही हूँ, रखना और रहना के सेंस में कीप इन का मीनिंग आता है। जैसे कि आई विल कीप इन कॉन्टेक्ट वाइल आई एम अवे। ठीक। जब मैं दूर हूंगा मतलब कहीं पे गया हुआ हूंगा या होंगी, तो आई विल कीप इन कांटेक्ट। अब कांटेक्ट से इसका मतलब है कि मतलब मैं कांटेक्ट में रहूंगी। अब यहाँ पर रहने के मीनिंग में जो है ना वो आ रहा है। ठीक है। कि मैं कांटेक्ट में रहूंगी, इस सेंस में जो है। तो कीप इन जो है थोड़ा सा इसका मीनिंग मतलब वेरी करता है, डिपेंड करता है कि इसके बाद वाला वर्ड और फ्रेज क्या है उसके सेंस से। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये तमाम फ्रेजेस जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह से आपको कोई कंफ्यूज करती हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्टेड फ्रेजेस जो है वो लिखते जाइए, तो इंशाल्लाह आपके लिए लेसन आते जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।